कतर से आपके खिलाफ ट्वीट आए, हर जगह से ट्वीट आए, गल्फ कंट्री से ट्वीट आए, सब आपके खिलाफ साजिश में रच गए। आपको मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई, आपको जान से मारने की धमकी शुरू हो गई, पूरे परिवार पर गालियां शुरू हो गई, आप पर अटैक होने की बात होने लगी, आपके बेटियों, आपके परिवार के बच्चों के साथ गलत होने की बात कही जा रही थी। कानपुर में दंगा हुआ, हर जगह भड़का, वहां पर आपके सर तन से जुदा करने की बात शुरू हुई। क्या था वो ट्वीट? ऐसा क्या प्रबल आपने ट्वीट कर दिया जिसके कारण देश और इस्लाम के लोग पागल हो गए और उन्होंने कहा कि आपका गर्दन ही चाहिए, आपका सर ही चाहिए, वो भी आपके धड़ से, आपके शरीर से जो डिजिटल आतंकवादी मुझसे सवाल पूछ रहे थे लगातार, और मेरे दुर्गा माँ, बजरंगबली, श्री राम, लक्ष्मण जी के बारे में, माँ सीता के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। तो क्या मैंने उस पर सवाल पूछ लिया? तो क्या पूछा? गलत पूछा? मैं किस तरीके की धमकी आप बोल सकते हैं? बहुत निम्न स्तर की, उस भाषा का इस्तेमाल सभ्य समाज में नहीं किया जा सकता। वो आज आती नहीं थी, आती है अभी भी। बेटियों को रेप करने की धमकी मिलती थी। मेरी बेटी को ब्रूटल रेप करने की बात करते थे, उसको मारने की बात करते थे। घर से निकलने में डर लगता था उसे? ठीक है, थोड़ा बहुत परिवार के कारण भय होता है। और देखिए, विडंबना देखिए, बहुसंख्यक समाज के लोग कहा जाता है हिंदुस्तान में हिंदुओं को, ये कहते हो ना आप, उसमें हिंदू डर के रहता है। और धमकी कौन देता है? जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात होती थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि जितने मेरे दुश्मन है ना, उतना मैं ताकतवर हूँ। अमित शाह, जिससे मैं उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्हीं के दो बच्चों को उस संगठन से बाहर निकालना पड़ रहा है, निष्कासित करना पड़ रहा है इंटरनेशनल दबाव के कारण, भारत के भविष्य के कारण। जैसे महादेव ने हलाहल पिया था ना, विष पी लिया था, किसके लिए? सृष्टि के लिए। ऐसी जो है मेरे शीर्ष नेतृत्व ने हलाहल पी लिया हम दोनों को बाहर निकालने के लिए। महा ठग है, झूठे हैं, मक्कार हैं। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मैं उनको अभी ये सब तगमे दे रहा हूँ, अवार्ड है ये, उनके लिए अवार्ड है। मैं तो ये अवार्ड तो मांगने 20,000 गज की जमीन में घर बना लिया, करोड़ों रुपए, 10-10 करोड़ रुपए तो उसके मेंटेनेंस पे जाते हैं। उसमें लगने वाले जितने फिटनेस की मशीनें हैं, उसका 10 लाख रुपए महीना किराया तो उसका बेटा ही लेता है, खुद अपने घर में लगाने का। करोड़ों रुपए के पर्दे। अपने धर्म को पूछता हूँ, किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरे धर्म का अपमान करेगा तो जवान खींच करके गले में बांधने की ताकत रखता हूँ। आपकी क्या राय है? बिल्कुल बनना चाहिए। बहुसंख्यक समाज है ना साहब, जो अल्पसंख्यक था वो बहुसंख्यक हो गया। अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत क्या है देश में? बताओ, वो अल्पसंख्यक है क्या? क्या जरूरत अल्पसंख्यक आयोग की? अगर अल्पसंख्यक आयोग के अंदर उसका अच्छा जो कहे सर तन से जुदा कर दे। इस्लाम वो अच्छा जो कहे कि जो हमारे अलावा किसी और को पूछे वो काफिर। इस्लाम वो अच्छा जो लोगों की हत्याएं कर दे और कहते हैं को 72 हुरें मिलेंगी। इस्लाम वो अच्छा जो 9 साल की बच्ची से, जिसको अभी दूध के दांत भी ढंग से नहीं टूटते जाते हैं, उसके साथ वो निकाह करे और उसके साथ रेप करे, उसके बच्चे पैदा करे। इस्लाम कौन सा अच्छा? 3 तलाक देने वाला इस्लाम अच्छा? किस इस्लाम की बात कर रहे हो आप? राहुल गांधी का इस्लाम अच्छा? ये ममता बनर्जी का इस्लाम अच्छा? लालू यादव का इस्लाम अच्छा या अखिलेश यादव का इस्लाम अच्छा? अरविंद केजरीवाल का इस्लाम अच्छा, जो मौलाना और मौलवियों को तनख्वाह देता है, मंदिरों के अंदर आज किसी को 2 पैसे नहीं मिलते? किस तरह इस्लाम अच्छा भाई? और आप हर बार सनातन में क्यों चर्चा करोगे? क्यों करोगे चर्चा? जितनी चर्चा आपने सत्य सनातन पे करी है, उसके 10% इस्लाम पे कर लो ना। सनातन पे चर्चा करें, कैसी बात करते हैं आप? नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भारत में ही नहीं अपितु कतर में, सारे गल्फ कंट्री में जाना जाता है। उनका एक ट्वीट इतना वायरल होता है कि उस चक्कर में उनको अपनी पार्टी से भी हाथ धोना पड़ता है। उसके वो भुक्तभोगी हैं और वो दर्द की पीड़ा को आज हमारे सामने बयां करने आए हैं। हमारे साथ हैं श्री नवीन कुमार जिंदल जी। जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
पहले तो एक चीज़ ये प्रश्न कि अपने बारे में बताएं, राजनीति में कैसे आना हुआ। आप पत्रकार भी रह चुके हैं, कई बड़े बड़े संस्थानों में आप ग्रुप एडिटर तक रह चुके हैं। कैसी रही जर्नी आपकी, कैसा रहा सफ़र? और एक बार प्लीज़ जनता को बताएं अपने बारे में, थोड़ा सा ज़्यादा परिचय दें। मैं तो वैसे बाई प्रोफेशन जर्नलिस्ट ही था। लगभग 3 डेकेड्स यानी 3 दशक से ज़्यादा मैंने मीडिया में काम किया। पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा और जी में बहुत लंबे समय 1.5 दशक से ज़्यादा लगभग काम किया जी। और इस दौरान पहले तो मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हुआ करता था। उस हर एक किसी का इंटरेस्ट पॉलिटिकल की तरफ ज़्यादा जाता है। लेकिन फिर मेरे को जहाँ मेरी उपयोगिता थी वो लगाया क्राइम को कवर करने के लिए। मैंने पहली बार 91 में क्राइम कवर करना शुरू किया। उससे पहले मैं पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करता था। ठीक है। फिर वो क्राइम का दायरा मुझे करते करते उसमें शायद इंटरेस्ट आया। क्राइम को मैंने इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, उसके बाद फिर टेररिज्म, फिर इंटरनेशनल टेररिज्म, वहाँ तक लेकर के गए। क्या बात है, वेरी गुड। WTC पर अटैक हुआ तो जिस मोहम्मद अता और दूसरे आतंकवादियों के किस किस आतंकवादियों के खाते में पैसे डाले गए, ये मैंने ही इन्वेस्टिगेट करके बताया था। और यही नहीं, नेपाल में जहाँ से कंधार से प्लेन हाईजैक किया था और जिस DIG थापा के पास इंक्वायरी थी, वो उसके घर पर बबलू श्रीवास्तव, दाऊद का राइट हैंड जो था, वो 1 साल तक पेइंग गेस्ट बन के रहा। ये भी मैंने एक्सपोज किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की। फिर चूँकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की जननी है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पड़ोसी देश भी है। भारत के अंदर इंसर्जेंसी फैलाने के साथ साथ उसने पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद को पैदा करने का भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। ठीक है। तो उस आतंकवादी देश होने के कारण, उसकी पड़ोसी देश होने के कारण उसकी होने वाली घटनाओं पर नज़र रखना, नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट इंसर्जेंसी को, उनको पैदा करने वाले लोगों को, इन सबको एक्सपोज करने का काम मैंने बड़ा किया। कश्मीर टेररिज्म पे बड़ा काम किया। ठीक है। अब इसी पे एक सवाल आता है कि आप पत्रकारिता में इतना अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को एक्सपोज कर रहे थे, अपना धर्म निभा रहे थे, कहाँ राजनीति में धक्का खाने आ गए आप? ये किसने कहा कि धक्का केवल राजनीति में खाते हैं? नहीं तो, लेकिन आप वहाँ पर तो अच्छा कर रहे थे, राजनीति में आप कैसे आए? ये किसने कहा कि अच्छा कहा नहीं कर सकते? ठीक है। अगर राजनीति में चोर उचक्के आएंगे तो फिर देश का क्या होगा भाई? ठीक है। देश का कानून कौन बनाता है? कैसे आना हुआ? संविधान कौन बनाता है? डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो इस देश की दिशा क्या होगी? ठीक है। पाकिस्तान के जैसे लोग रूल करेंगे ऐसे, कहीं भी ले जाएं, कुछ भी कर दें। तो भारत को भारत बनाना है और विश्व को बनाना है तो पढ़े लिखे लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जो पत्रकारिता में काम करता है वो आदमी राजनीति में नहीं आ सकता। जो डॉक्टर है, MBBS है, सर्जन है, वो राजनीति में नहीं आ सकता। तो राजनीति क्षेत्र में ये बात अलग है कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। मेरा कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का ऐसा अनुभव नहीं था। बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ तो इसलिए वो अलग बात है। अच्छा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में सीधे तौर पर काम करने की मेरी कभी इच्छा नहीं रही। लेकिन आतंकवादियों के द्वारा की जाने वाली घटनाएं, उससे होने वाले मेरे ऊपर हमले, जिसमें गोली लगना हो, चाहे ग्रेनेड अटैक होना हो, परिवार पर होना हो, और उसके कारण बढ़ता हुआ सिक्योरिटी का चक्र मुझे राजनीति में ले आया। कब आया आप राजनीति में? मैंने सैद्धांतिक रूप से मेरी सोच राष्ट्रवादी है। ठीक है। और राष्ट्रवादी संगठन के साथ, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं गर्व से कह सकता हूँ, उसका मैं कार्यकर्ता हूँ, था, हूँ और रहूँगा जीवन पर्यंत। ठीक है। और उसके साथ चूंकि देश में जो राष्ट्रहित में मुद्दे उठाया करती थी, उठाया करती है, उठाया करती रहेगी, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं उसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन सीधे तौर पर मैंने 2003 में दिल्ली विधानसभा में एक ही चुनाव लड़ा अभी तक। दिल्ली विधानसभा में डॉक्टर अशोक वालिया के सामने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। उससे पहले अकाली दल वहाँ से चुनाव लड़ता था। ठीक है। फिर मैंने एक चुनाव लड़ा, लेकिन हाँ, सफलता मत के अनुसार तो मुझे कई सौ गुना मिली, लेकिन जीत में तब्दील नहीं हो पाई। ठीक है। क्योंकि वहाँ कुछ ग्रुप ऐसा भी है जिन्होंने वन साइडेड वोट किया। सत्ता के साथ रहे लेकिन सत्ता से दूर रहे। नहीं, उसको सत्ता के साथ नहीं कहेंगे, हमारी सरकार नहीं थी दिल्ली में। नहीं, लेकिन केंद्र में तो आपकी थी ना 2004 तक। तो 2003 में मैंने चुनाव लड़ा और 4 में दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। तो अब जो पत्रकारिता में व्यक्ति रहता है, मुझे ऐसा लगता है वो सत्ता के करीब ही रहता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। सही बोला। तो इसलिए ये कहना कि सत्ता से दूर है, और हर मतदाता भी सत्ता के करीब रहता है, चाहे वो किसी को मत दे करके आए। बिल्कुल। आपके एक ट्वीट ने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया।
क्या था वाक्या, क्या था वो ट्वीट? मेरी जिंदगी में तो बदलाव बहुत सारा है अंकित भाई, बहुत सारा है, केवल एक नहीं आया। लेकिन इस ट्वीट ने आपको इंटरनेशनल फेमस किया। नहीं, इंटरनेशनल फेमस मैं पहले भी रहा, अंतर्राष्ट्रीय। आप देखोगे कतर से आपके खिलाफ ट्वीट आए, हर जगह से ट्वीट आए, गल्फ कंट्री से ट्वीट आए, सब आपके खिलाफ साजिश में रच गए। आपको मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई, आपको जान से मारने की धमकी शुरू हो गई, पूरे परिवार पर गालियां शुरू हो गई, आप पर अटैक होने की बात होने लगी, आपके बेटियों, आपके परिवार के बच्चों के साथ गलत होने की बात कही जा रही थी। कानपुर में दंगा हुआ, हर जगह भड़का, वहां पर आपके सर तन से जुदा करने की बात शुरू हुई। क्या था वो ट्वीट? ऐसा क्या प्रबल आपने ट्वीट कर दिया जिसके कारण देश और इस्लाम के लोग पागल हो गए और उन्होंने कहा कि आपका गर्दन ही चाहिए, आपका सर ही चाहिए, वो भी आपके धड़ से, आपके शरीर से जुदा चाहिए? किसी की औकात नहीं है कि मेरा सर धड़ से अलग कर सके जब तक मेरे बांके बिहारी ना चाहे। किसी की औकात नहीं है। और ये चंद मुट्ठी भर इस्लामिक आतंकवादियों से मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। रही बात मेरे ट्वीट की, मैंने जो किया वो ठीक किया। मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं कही जो कि कानून या संविधान के नियमों के या अलग हो। मैंने एक सवाल पूछा और सवाल पूछने का अधिकार है। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन मेरे धर्म, मेरे पूजा पाठ की पद्धति पर अगर कोई सवाल उठाएगा, उस पर प्रश्न करेगा। क्या वाक्या था? तो मुझे पूछना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वाक्या क्या था? जिस समय जो डिजिटल आतंकवादी मुझसे सवाल पूछ रहे थे लगातार, और मेरे दुर्गा माँ, बजरंगबली, श्री राम, लक्ष्मण जी के बारे में, माँ सीता के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे, तो क्या मैंने उसमें सवाल पूछ लिया? तो क्या पूछा? गलत पूछा? मैंने तो यही पूछा था ना कि भाई जो तुम कह रहे हो तो मुझे ज़रा तुम भी बता दो कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने सवाल पूछा था कि 6 साल की बच्चे शादी की या नहीं की, क्या वो सही है गलत है? वो सबने उसका जवाब दिया है। अगर मैं गलत होता, मैंने ट्वीट किया था, तो ट्विटर के मेरे खिलाफ कई देशों में बड़ी तादाद के अंदर, बड़ी तादाद में लोगों ने शिकायत करी ट्विटर्स को। अगर मेरा ट्वीट गलत होता तो मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं हो जाता क्या? ठीक है, नहीं हुआ ना। देश में भीड़ तंत्र को कंट्रोल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, और वो समस्या ये है कि वो इस देश के यहाँ बैठ करके और कंट्रोल इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों के इशारों पर होते हैं, ये सब देखते हैं। तो ये कहना कि मेरा एक कारण ऐसा कुछ हुआ, वो अलग है, प्रारब्ध होगा। मैंने किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, ना किसी का अपमान किया, लेकिन इस भीड़ तंत्र में सोचना तो चाहिए लोगों को, यार क्या बोला उसने, पहले पढ़ तो लें, जान तो लें, बिना जाने हाँ जी सर तन से जुदा कर देंगे। बेटियों के, मेरी बेटी के खिलाफ क्या नाप शनाप। कैसी धमकी आती थी आपको? किस तरीके की धमकी? आप बोल सकते हैं। बहुत निम्न स्तर की। उस भाषा का इस्तेमाल सभ्य समाज में नहीं किया जा सकता। वो आज आती नहीं थी, आती हैं अभी भी। बेटियों को रेप करने की धमकी मिलती थी। मेरी बेटी को ब्रूटल रेप करने की बात करते थे, उसको मारने की बात करते थे, और बताते थे, वीडियो डालते थे कि जैसे इस्लामिक ISIS खुरासान और दूसरे हमास के लोग जिस प्रकार से ब्रूटल रेप करके, मार करके, बॉडी के साथ भी रेप करके बाहर लटका देते थे, उस तरह की वीडियो भेजा करते थे। किस सदमे में थे आप लोग? घर से निकलने में डर लगता था उस वक्त? ठीक है, थोड़ा बहुत परिवार के कारण भय होता है। और देखिए विडंबना, देखिए बहुसंख्यक समाज के लोग कहा जाता है हिंदुस्तान में हिंदुओं को, यही कहते हो ना आप, उसमें हिंदू डर के रहता है। और धमकी कौन देता है? जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। वो धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, सड़क पर निकलकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, अरबों खरबों रुपए की संपत्तियों को नष्ट कर देते हैं, आग लगा देते हैं। वो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। और बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति अंदर कमरे में बंद होकर के रहे, हाउस अरेस्ट हो जाए। सुनने में आया था कि आप दिल्ली भी छोड़ करके उस वक्त जा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खबर छपी थी ऐसी?
खबरें बहुत सारी छपती थी। फिर आप मैं दिल्ली से नहीं गया। फिर आप बांके बिहारी के दर्शन करने भी गए। मैं बिहारी जी के दर्शन करने में जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ। आपने कहा कि जब तक मेरे बांके बिहारी हैं तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। कतई कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि इनकी कोई औकात नहीं 2 कौड़ी के लोगों के, इस्लामिक टेररिस्टों की, किसी की फंडामेंटलिस्ट की, मेरी या मेरे परिवार के लोगों की गर्दन पे कुछ टच भी कर सके जब तक मेरे श्री बांके बिहारी ना चाहे। कभी कोई सामने से आपके साथ कोई हादसा हुआ? गोली लगी ना पंजाब टेररिज्म करते हुए, घर पे ग्रेनेड रखा हुआ था 2002 में, एक नहीं ट्विस्ट 2 ग्रेनेड फेंके थे। पुलिस ने, दिल्ली पुलिस के जवान अगर सुरक्षा में नहीं होते और उस समय गोली नहीं चलाई होती तो शायद मेरे परिवार का एक आदमी भी जीवित नहीं रहता। 8 दिसंबर 2002 की बात है। अंकित भाई, जिस समय पहली बार हादसा हुआ, पंजाब टेररिज्म कवर करते हुए गोली लगी, हम तो ये मान चुके हैं कि अपनी तो ज़िंदगी की आखिरी शाम थी वो, अब तो बोनस पे है। इतना बोनस किसी और को मिला है क्या जितना मुझे मिला है? किसी को नहीं मिला होगा, मैं दावा करता हूँ। और मेरे बिहारी जी ने मुझसे बड़ा काम लेना है, छोटा नहीं लेना। ये तो आपके मनोबल की बात हुई, आपकी मनोस्थिति की बात हुई, लेकिन परिवार आपका डर के साए में अभी भी जीता होगा, डर के रहता होगा। संकट जब आता है तो ये बात सही है कि परिवार पर भी आता है, उनका कोई दोष नहीं है। और आपको भी अपने परिवार के लिए डर लगता होगा बहुत? थोड़ा बहुत तो सोचती है। आप भी कभी कभी सोच करके कांप जाते होंगे कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे परिवार के साथ कहीं कुछ ना हो जाए, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के आप चिंतित होंगे। डर लगता होगा बेटियां जब बाजार में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, जिस तरीके की धमकी मिल रही है। मेरा बेटा जब छोटा था ना, और स्कूल से आते वक्त, उस समय भी आतंकवादियों ने बड़े हमले किए थे, बताया ना, ग्रेनेड अटैक हो चुका था, गोली लग चुकी थी। तो उसकी चलती गाड़ी पे किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, वो मेरे बेटे के पीछे एस्कॉर्ट गाड़ी थी, उसमें लग करके गिर गया। तो बगल में रेत का टीला था जिसमें जाकर गिरा तो फटा नहीं। बाद में पता चला कि वो HE-36 करके, यानी पाकिस्तान मेक का हैंड ग्रेनेड था। ये बात बता रहा हूँ मैं 2004 की, शायद 2004 की, 3 या 4 की बात होगी। तो इसलिए अगर देश की आज़ादी जब मिली, उस समय पिता, एक घर का बेटा, दादा सब शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए, और हंसते हंसते शहीद हो गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे का क्या होगा, या मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे दादा का क्या होगा, किसी ने नहीं सोचा। और सबने एक बात सोची, कैसे मेरी भारत माँ को आज़ाद किया जाए। ये जब मुगलों ने अत्याचार किए और इस्लाम को कबूल करने के लिए सैकड़ों परिवारों को रौंद दिया, अत्याचार किए, और हजारों हमारी माँओं ने सती हो गई, अग्नि को धारण कर लिया, जौहर कर लिया, तो उस समय किसी ने नहीं सोचा क्या होगा। सबके मन में एक सोच थी, एक इच्छा थी कि नहीं, हमें मुगलों की गुलामी, मुगलों के इस्लाम को नहीं कबूलना, अपने सत्य सनातन को बचा के रखना है। तो मेरा परिवार ही बलिदान देने को तैयार है। उस ट्वीट के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आ गए? कैसे दिनचर्या बदल गई? कैसी मनोस्थिति बदल गई? बड़ा कठिन सा सवाल है। क्योंकि वो दर्द जो झेल रहा है उसी को पता होता है कि हर दिन उठना और डर के साए में जीना। डर के तो नहीं, लेकिन हाँ, इस समाज है ना, उस ट्वीट ने मुझे बहुत से नए दोस्त दिए, पूरे विश्व से नए दोस्त दिए। कई लोग समर्थन में आए, अनेक। मैं उसकी ना गिनती बता सकता, ना सीमा बता सकता, लेकिन उस समर्थन का एक पूरे विश्व से आया। उस समर्थन का एक और ऐसा नहीं कि किसी ने केवल ट्वीट करके समर्थन दे दिया हो, मैसेज करके समर्थन दिया हो, एक फ़ोन कॉल करके समर्थन दिया हो। जिन्होंने लंबे समय तक, इवन आज भी वो पूछते हैं कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर पाएंगे। चाहे वो अमेरिका में रहने वाले लोग हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हों, चाहे इवन कनाडा में रहने वाले लोग हों, या फ्रांस में रहने वाले, विदेश में रहने वाले लोग हों, हमारे देश के लोग तो हैं ही, जिन्होंने आज, अनेकों लोगों ने मुझे फ़ोन किया, आज भी संपर्क में है। मैंने ऐसे लोगों को ग्रुप बनाया एक, वो आज भी संपर्क में है कि हम क्या कर सकते हैं। एक पल का, एक क्षणिक
छोटा सा भी कण भर भी वो मेरा योगदान करे, समझे वो कृतार्थ हो गए। लेकिन मेरा देश बड़ा विशाल है। आपको डर नहीं इस लगता? देश में सत्य सनातन की सरकार बैठी है। इस देश में मजबूत मोदी जैसे प्रधानमंत्री, जिनको दिन रात लोग गालियां देते हैं, अनेकों लोग गालियां देते हैं, अनेकों लोग मारने की धमकियां देते हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनको मारने के लोग कम थोड़ी हैं पूरे विश्व के अंदर। बहुत बड़ी ताकत है जिनके पीछे लगी है। मुझे अच्छे से याद है, जब मीडिया में था, नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात होती थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि जितने मेरे दुश्मन हैं ना, उतना मैं ताकतवर हूँ। क्या बात है। तो मैं ही मानता हूँ, ठीक है। जितने ये दुश्मन तो कुछ है ही नहीं, 2 4 6 10 20 50 2 कौड़ी के लोग हैं, अपने आप को इस्लामिक आतंकवादी कहते हैं, जिनका खुद का पता नहीं भविष्य क्या है, वो हमारे भविष्य को तय करने की बात करते हैं। तो इसलिए इनसे चिंता नहीं करनी चाहिए। बदलाव आया, कुछ अपने लोग दूर हो जाते हैं, जिनका आप बहुत अपना समझते हो नज़र नहीं आते हैं, और जिनको आप अपना कभी जाना ही नहीं था, जिनको जानते नहीं, वो आपके करीब आ जाते हैं। ऐसे बदलाव आए, जहाँ सुबह से शाम तक एक समय होता है कि जब सुबह सूरज उगने से पहले और सूर्य अस्त के बाद भी आप व्यस्त रहते हो, क्या क्या करना है, फिर आप अपनी व्यस्तता खोजते हो, कैसे व्यस्त रहना है। ये थोड़े बदलाव आए, थोड़े बदलाव आते हैं। फ्रिक्वेंटली परिवार कहीं बाहर चला जाता था, अब चिंता रहती है कहाँ जाएगा। बच्चे जाते हैं, बेटा जाता है, बिटिया जाती है, कोई और जाए। वो कहते हैं ना कि उनके साथ सुरक्षा का कोई अधिकारी जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो कहाँ जाएंगे। बच्चों को पसंद नहीं है सुरक्षा, वो फ्रीडम चाहते हैं, जाना आना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज जाएँ, कहीं जाएँ, जॉब पे जाएँ, नहीं बंदिश नहीं होनी चाहिए, ठीक जाए। उनका बचपन ख़त्म हो गया। हम बहुसंख्यक हैं इसलिए, और वो अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमारा बचपन ख़त्म हो गया बच्चों का। उनको कहीं जाने आने की आज़ादी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं और धमकी देने वाले अल्पसंख्यक हैं। तो ये बदलाव आता है। साल 2003 उनका मन नहीं करता कभी कि वो मेट्रो में घूमे, बस में जाए, करता हूँ, मार्केट में जाएं, चलो कहीं जा कर के गोलगप्पे खा के आएंगे, कुछ मिल कर के आएंगे, मार्केट में घूम लेंगे। करता होगा ना? बिल्कुल। किसी फंक्शन में जाएं, किसी यार दोस्तों के साथ जाएं, कहीं घूमने जाएं, कहीं हिल स्टेशन पे जाएं, पिकनिक मनाने जाएं, मन करता होगा ना? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं और धमकी देने वाले अल्पसंख्यक हैं। साल 2003 आप बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं। 5 जून 2022 बीजेपी आपको पार्टी से निकाल देती है। कैसा लगा आपको कि जिस पार्टी के लिए आपने अपना खून पसीना दे दिया, हमेशा मुखर होकर के आवाज़ उठाई, उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं, उस पार्टी ने ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, कैसा लगा? अंकित भाई, मुझे इस पे एक प्रसंग छोटा सा याद आ गया। अभी बात करते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, वो तो दीवाने थे। ठीक है। वो तो लड़ते थे, पागल थे, देश की माटी के लिए देश को माँ मानते थे। लेकिन उनके परिवार के लोगों ने तो कभी कुछ किया ही नहीं था। उनका बेटा कब देशभक्ति की, आज़ादी की लड़ाई लड़ने चला गया, उनको तो ये भी नहीं पता था। वो फिर भी निकल गया। लेकिन जब उसके परिवार पर आकर के लोग प्रताड़ना देते थे और ब्रूटल उनके ऊपर अत्याचार करते थे, बुरी तरह से मारते थे उनको, उस पीड़ा को, असहनीय पीड़ा को सहने के बाद भी वो अपने बेटे कहते थे, घर में हुआ तभी कहते नहीं, निकल गया था, हमारा तो है ही नहीं हमारा, हमारे लिए तो मर गया। लेकिन उनकी आत्मा, उनका दिल, उनका रोम रोम उस बेटे के लिए धड़कता था जिसको वो कहते थे कि वो नहीं है उनका। वैसी मेरा संगठन है। क्या बात है। कितनी पीड़ा हुई होगी सोचोगे आप? उस सनातन की पहचान, सत्य सनातन व्यक्ति को, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह, जिससे मैं उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्हीं के 2 बच्चों को उस संगठन से बाहर निकालेंगे,
निकालना पड़ रहा है, निष्कासित करना पड़ रहा है इंटरनेशनल दबाव के कारण, भारत के भविष्य के कारण। जैसे महादेव ने हलाहल पिया था ना, विष पी लिया था, किसके लिए? सृष्टि के लिए। ऐसी जो है मेरे शीर्ष नेतृत्व ने हलाहल पी लिया हम दोनों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन इस चक्कर में आपके जीवन में तो बदलाव आ गए। आपके जीवन बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बदलना था। बीजेपी ने देश के लिए तो सोचा, देश में दंगा ना हो इसके लिए सोचा, इंटरनेशनल दबाव ना पड़े इसके लिए सोचा, लेकिन आपके ऊपर कोई जुल्म ना हो, आपके परिवार और बच्चों पर कोई अटैक ना हो, क्या इसके लिए भी सोचा? हाँ, बहुत कुछ सोचा ना, परिवार की सुरक्षा की ना, की चिंता करी ना। ठीक है। बीजेपी से ज़्यादा आपको क्या आरएसएस ने सपोर्ट किया? मेरी मात्र पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और मुझे इस बात का गर्व है। आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी की देन हूँ, तो वो तो मेरे साथ ही है ना। माँ का आंचल तो क्या बीजेपी गलत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं रहता औलाद के, मैं तो फिर भी उनका चहेता अच्छा बच्चा हूँ। क्या बीजेपी आपके लिए मौसी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप माँ आरएसएस को कह रहे हैं, माँ आरएसएस उसी के निकले बच्चे हैं ना। ठीक है, भाई बहन भी हो सकता है। ठीक है। क्या आपके अपने बीजेपी के जो मित्र थे, जब आपको पार्टी से निकाल दिया गया, क्या उन्होंने कहा अरे अब हम आपको नहीं पहचानते, चलिए नमस्कार, ऐसा भी हुआ आपके साथ? राजनीतिक क्षेत्र है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती। जैसे आपने कहा कि एक समय था कि जब सूरज उदय नहीं होता था तो वहाँ से व्यस्तता शुरू होती थी, और सूर्य अस्त नहीं होता तो वहाँ तक व्यस्तता चलती रहती थी। आज समय ये है कि हम व्यस्तता खोजने के लिए व्यस्त रहते हैं कि कहाँ व्यस्त हो सके। आपके मित्र जो आपके साथ परम दोस्त रहा करते थे, विडंबना रहती है बहुत से लोगों की, कुछ ना मजबूरियाँ रही होंगी ना। ऐसा कुछ हुआ कोई वाक्य ऐसे या हुआ आपके साथ जीवन में? अब ऐसे संस्मरण में भी रखने नहीं चाहिए, इसलिए आवश्यकता नहीं। मतलब हुआ, ठीक है। अब क्या आप किसी और पार्टी से जुड़ाव रख रहे हैं? क्या किसी और पार्टी से? अंकित भाई, आपको लगता है कोई और पार्टी सत्य सनातन की बात करती होगी? एक पार्टी का नाम बताओ जो सत्य सनातन की बात करती है। आप बताइए, आप तो राजनीतिज्ञ हैं, हम तो पत्रकार हैं। केवल एक ही पार्टी है, हाँ, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो आज भी सत्य सनातन के लिए, अपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो बीजेपी देश के अस्तित्व के लिए, अपने नहीं, संगठन तो बड़ा विशाल है। तो बीजेपी से निकाले जाने के बाद, बीजेपी से निकाले जाने के बाद भी आज भी आप बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल। मैं देखिए, पार्टी मुझे पद से मुक्त कर सकती है, लेकिन मैं कार्यकर्ता था, हूँ, ये पार्टी का कोई मुझसे नहीं ले सकता। मैं भारत माँ की संतान हुई, मुझे कौन बदल सकता है? मेरी माता का नाम श्रीमती संतोष गुप्ता को बदल सकता है क्या? जिस संगठन ने मुझे जन्म दिया उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसने अनुशासन सिखाया, क्या उसको कोई बदल सकता है क्या? आपको अपने पहचान पर गर्व है? बिल्कुल गर्व है। जो आदमी अपनी पहचान पर गर्व नहीं रखता, जो आदमी अपने मात्र संगठन को भूल जाए, अपनी माँ को भूल जाए, वो व्यक्ति क्या है? वो तो जानवर से बदतर है। यही कारण है बहुत सारे लोग भारत माँ की बात करते हैं, भारत माँ की माटी में जन्म लेकर के भारत माँ के खिलाफ काम करते हैं। वो तो गद्दार हैं, जानवर हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल एनिमल सब इस देश में भी हैं। आपने कहा कि आप बदलते नहीं हैं, आप जो हैं वो हैं। आपको अपने पार्टी पर, अपनी भाषा पर, अपने भारत पर गर्व है। देश में कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी उनको क्यों स्वीकार कर रही है? क्या कार्यकर्ताओं का हक नहीं मार रही है? कई उदाहरण हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, अनिल एंटोनी हैं, अमरिंदर सिंह हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जितेंद्र प्रसाद आपके यूपी सरकार में मंत्री हैं। वो व्यक्ति जिसने दरी बिछाई, जिसने कुर्सी लगाई, उसका हक छीन करके किसी बाहर वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है, इस नाम पे कि संगठन मजबूत होगा, वहाँ से वोट मिल जाएंगे, वहाँ से सीट जीत ली जाएगी। उस कार्यकर्ता का क्या जिसने 24 साल वहाँ पे मेहनत की, उसने सोचा कि हम भी कभी कोई हमें सीट मिलेगी, हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे अपने जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्या पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से गद्दारी नहीं कर रही है या कर रही है? अंकित भाई,
ये कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जहाँ पे कि व्यक्ति जन्म लेने के बाद बपोती समझ करके नहीं रहता कि जीवन पर्यंत वहीं रहेगा, इसी पद पे रहेगा। ठीक है। यहाँ बड़े बड़े मजबूत पिलर जो मंत्री थे, हमारे केंद्रीय मंत्री थे, संगठन में बड़े ओहदे पे थे, एक समय के बाद पार्टी से अलग नहीं हुए, लेकिन वो उन जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जो सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी जगह दूसरे लोग आए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो राज्य के अंदर और चाहे जो केंद्र के अंदर मंत्री हो। तो भाजपा एक बड़ा विशाल संगठन है, सबको समाहित करने की बात करता है और समाहित करके आगे बढ़ाने में नए कार्यकर्ताओं को अक्सर अधिकांश, अगर सबसे अधिक आप परसेंटेज लगा लो अब तक में, हालांकि शासन जो है कांग्रेस ने लंबे समय किया, लगभग 7 दशक के आसपास उसने शासन किया, और भाजपा अभी दूसरे दशक की तरफ जा रही है, 2 दशक के आसपास शासन किया। उसके बावजूद अगर देखोगे परसेंटेज में, सबसे अधिक लीडरशिप, सबसे अधिक नेता, सबसे अधिक जिम्मेदारियां, चाहे वो मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी भी क्षेत्र में दी हो, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी नए लोगों को मिली है तो भारतीय जनता पार्टी में मिली है। ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि किसी दूसरे को लेके हक मार लिया, ये नहीं। हम अपनी जमीन को मजबूत करना, आज के समय में जैसे बहुत सारे कड़े फैसले लेने के लिए आवश्यकता है नंबर्स की, विडम्बना है ना जी, लोकसभा, राज्यसभा, सब जगह आपको हेड्स काउंट करने पड़ते हैं, वरना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से नहीं गिरती, मात्र एक व्यक्ति के कारण सरकार चली गई और फिर देश को करोड़ों रुपया खर्च करके दोबारा चुनाव में जाना पड़ा। 13 दिन में सरकार चली गई, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके 13 महीने में चले गए, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार में जाना पड़ा, 5 साल चली। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे, मैंने कहा ना कि विष पीना पड़ता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, तो क्या दानवों को केवल विष ही विष मिला था क्या? उस मंथन से निकलने वाला बहुत कुछ वो तो दानव भी ले गए थे। ठीक है, बंगाल चुनाव की बात कर लेते हैं। बंगाल चुनाव में आपके बहुत बड़े नेता जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मैं इतने हज़ार, इतने लाख कार्यकर्ताओं का पिंडदान करके आ रहा हूँ। चुनाव जीत नहीं पाते हैं, ममता बनर्जी वहाँ से जीत जाती हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। 4 लाख कार्यकर्ता असम की तरफ भाग जाते हैं, कोई सुध नहीं लेता उनकी। क्या कहेंगे, बीजेपी क्या सच में अपने कार्यकर्ताओं की फिक्र करती है या भाग जाती है मैदान छोड़ करके? जब जीतना होता है तो चुनावी मुद्दे पे बात करते हैं। कश्मीरी पंडित की बात करती है बीजेपी। मैं आपसे पहले आए थे सुशील पंडित जी, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको, आपके पंडितों को कश्मीर में ज़मीन मिली, आपका घर मिला, क्या बीजेपी ने कुछ दिया? तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। क्या कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा बीजेपी हमेशा उठाती है चुनावी सभाओं में, रैली में, और जब वो कहती है कि हम कश्मीरी पंडितों की वापसी कराएंगे, तो उस वादे का क्या होता है? क्या सिर्फ बीजेपी वोट लेने के लिए इनका नाम यूज़ करती है? क्या बीजेपी पिंडदान की बात सिर्फ वोट लेने के लिए करती है, या हकीकत में वो चाहती है कि इनको वापस लाया जाए कश्मीर, या उनको वापस कार्यकर्ता को सपोर्ट किया जाए? क्योंकि और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एक छोटे लेवल का भी है तो उसके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, थानेदार से लड़ जाते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति की तरफ पहुंच जाते हैं अपने कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने के लिए। बीजेपी अपने कार्यकर्ता को ही छोड़ देती है। एक आप जीता जागता उदाहरण है। नहीं, चलो मेरे से तो अब उदाहरण आई दो। ठीक है, ऐसे बहुत चलिए, ये 4 लाख कार्यकर्ता मैं, लेकिन फिर भी मैं उन 4 लाख की बात करूंगा अंकित भाई। 4 नहीं बल्कि देश के मैं अनंत लोगों की बात करूंगा, बहुत सारे हैं। एक फेडरल सिस्टम है हमारे देश का, और राज्य सरकारें राज्य के नियमों के अनुसार चलती हैं, जो एक संवैधानिक ढांचा बना हुआ उसके अनुसार कानून व्यवस्था हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हो, या राज्य में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हो, राज्य सरकारों के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है। विडम्बना ये है कि पश्चिम बंगाल में बहुत प्रयास करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपनी सरकार नहीं बना पाई। 2 बड़े कारण हैं। कांग्रेस टीएमसी का विरोध करती है, सीपीआई टीएमसी का विरोध करती है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, और चुनाव में सब एक हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि बीजेपी को हराना है। ठीक है।
वो लोग जब इस पूरे देश में, इवन आप जब कश्मीरी पंडित की बात करी, मैं उसकी भी बात करूंगा, कि जब लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, तब वो लोग केवल भाजपा को हराने के लिए एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बनाने वाले लोगों के पक्ष में खड़े हो जाती है। ठीक है। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपचुनाव में। ठीक है। तो ये जो एक पॉलिटिकल ताना बाना है, राजनीतिक ताना बाना, ऐसा ताना बाना जिसमें कि ये जो लोग हैं जो पूरे देश भर में तो एक दूसरे का विरोध करते हैं संगठन में, लेकिन जहां भाजपा को लगता आ जाएगी तो वहां उसके विरोध में सब एक हो जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अधीर रंजन चौधरी तो कहते थे कि बीजेपी को वोट दे दो। हो तो इनके कहने का क्या वजन था? राहुल गांधी क्या कहते थे? दूसरी प्रियंका वड्रा क्या कहती थी? आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, वहां के उस वक्त के गवर्नर जो कि अभी वीपी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जगदीप धनखड़, वो कितनी बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा देना चाहिए? नहीं, उन गवर्नर कितनी बार बोल रहे थे, क्योंकि तो शायद ममता बनर्जी भी उनकी नहीं सुन रही थी। नहीं, ममता बनर्जी तो आज भी गवर्नर की नहीं सुन रही थी, तो किसके लेकिन पास जाए? केंद्र के पास गए। फिर मैं आपको ये कहता हूँ, जब केंद्र के पास आते हैं और जब राज्य सरकार को के विरुद्ध कड़े फैसले लेने के लिए राज्यपाल चाहे वीसी बनाने का काम हो कॉलेजों में, जो उसका अधिकार है, उसके लिए जब कुछ अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के एक नेगेटिव नैरेटिव पैदा करते हैं, और ताकि उस क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करके भाजपा को कमजोर किया जाए। और भाजपा कमजोर होगी तो देश भी कमजोर होगा, जिससे सरकार जाएगी। तो भाजपा के इस सबका समाधान एक ही है अंकित भाई। पूरे देश के अंदर अगर आप चाहते हैं, सब आप नहीं, हम सभी लोग चाहते हैं कि देश के अंदर हमारे कड़े फैसले होने चाहिए, राष्ट्रहित में होने चाहिए, ठीक है, और सबका भला होना चाहिए। ठीक है। इसका केवल एक समाधान है कि हर जो 3 महीने में 6 महीने में चुनाव होते हैं वो नहीं होने चाहिए। एक देश एक चुनाव, ठीक है, उसकी बात हो रही है। उसकी बात अगर जिस दिन वो चुनाव हो जाएगा, जिस दिन वो लागू हो जाएगा, उस दिन ये सब सिस्टम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर 3 महीने बाद चुनाव है, हर 3 महीने बाद दूसरे राज्यों में जाना है। प्रधानमंत्री को, क्योंकि पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी है ना, हमारे नेता है, तो उनको हर दूसरे राज्य में दूसरे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोलना है, और फिर उसके बाद बोलने के बाद आपको उसके साथ दोस्ती भी कर लो। तो पहले आप कड़वा बोलो, उसको मीठा करने में समय दोगे, इतने में दूसरा चुनाव खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या जिन्होंने आपके लिए कुर्सी और तख्ती उठाई और अपने दरी बिछाई, वो उनको भागना पड़ रहा है, उनके परिवार को गोली मार दी जा रही है, उनके कुत्ते तक को मार दिया जा रहा है। देखिए, ऐसी स्थिति तो मेरे साथ भी आई, सबके साथ आई ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके साथ सर सुरक्षा आपको मुहैया कराई गई, उस व्यक्ति का क्या जिसको कुत्ते को मार दिया गया क्योंकि वो बीजेपी का करता था, उसके कुत्ते को मार दिया गया। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में जब किसी भी तरह से चुनाव जीत जाए तो उसके लिए राज्य की जनता एक समान होनी चाहिए। ममता, आप क्यों नहीं कहते ममता बनर्जी जो है अत्याचार कर रही है? वहां पर वायलेंस कल्चर बहुत गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। अच्छा, ये वायलेंस कल्चर का जनक कौन है वहां पे? नहीं, सीपीआई है सर। और नहीं, आज के साथ सीपीआई तो सत्ता में नहीं है वहां। नहीं, सीपीआई ने वहीं से शुरुआत की अलग, उसका भुगतान ममता बनर्जी भी, उनके पे भी हमला हुआ। आज ममता बनर्जी उस राज्य का कंट्रोल है उनके, बिल्कुल है, वो मुख्यमंत्री बिल्कुल है। वो मुख्यमंत्री होकर के क्रिमिनल को बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर को भेज देती है कि जा धरना पे बैठ जा। वो ममता बनर्जी जो हॉस्पिटल के अंदर उसके टीएमसी के लोग डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप करें, उसके समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। वो ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों को निकाल करके जला करके सड़क पर टांग दिया जाए, उनके ब्रूटल मर्डर कर दिया जाए, और उसके बाद वो उसको कहे नहीं ऐसी तो होती रहती है घटना। सीबीआई भी उस पर सीबीआई को शांत हो चुकी है। सीबीआई उसका अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अभी भी वहां पर अंकित भाई, सीबीआई के लिए भी वहां के राज्य सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप मुझे बताइए कि मैं आपके यहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, सारे के सारे मुझे आपके अंदर इस एरिया के अंदर आए, तो क्या मैं इसका कॉम्बाइन ऑपरेशन करके सबके ऊपर चला दूं गोलियां? नहीं हो सकता। इसलिए सबसे जब तक कि वहाँ की राज्य सरकार, और नहीं तो उसको बेनकाब करो। आज आप मीडिया के लोग करते रहे हो ना उसको बेनकाब, कि किस प्रकार से वहाँ पे कानून व्यवस्था का धज्जियां उड़ चुकी है, कानून व्यवस्था है नहीं। बांग्लादेश से आने वाले लोगों को, शरणार्थियों को सपोर्ट की जा रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण को सपोर्ट करते हैं, उसकी वोट बनाते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं, उसके कारण आप सरकार बना लेते हैं। सर पता है कि जब कानून व्यवस्था नहीं है, गवर्नर भी आकर कह रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों
केंद्र सरकार ने सपोर्ट नहीं किया कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, चलिए छोड़िए, कार्यकर्ता को छोड़िए, उस वहां वो भी देश के नागरिक हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक रिटेन किया, ठीक है, और 100 कंपनियों से ज्यादा वहां भेजा, ऐसा नहीं कि नहीं भेजा, ठीक है, भेजा गया, ठीक है। और नहीं तो वहां की स्थिति और भयावह होती, जिस प्रकार का उद्दंडता है वहां पर, उसको तो इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी ममता बनर्जी कर ही रही है ना, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए लगातार, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन ये बात भी आज के समय में इसलिए निकल करके आती है वहां पे क्योंकि लोगों के अंदर ताकत बड़ी है। वरना सीपीआई जिस प्रकार से लोगों के साथ अत्याचार करती थी, टीएमसी सत्ता में आने के बाद वही लोग टीएमसी में आ गए, वो आने के बाद वहां पे जिस प्रकार से आम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, और हिंदू ही नहीं, गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमानों पे भी करते हैं, उसकी रेशो बहुत कम है, लेकिन गैर मुस्लिम पर, सनातनियों पर अत्याचार करने की रेशो बहुत बड़ी है, बड़ी तादाद में करते हैं। ठीक है। ये बात भी इसलिए निकल करके आ रही है कि लोगों के अंदर एक ताकत बड़ी है, ठीक, अपोजिशन एक मजबूत होने की स्थिति में बढ़ा है, ठीक है। और यही वरना भय, अब तक तो इस्लामिक स्टेट बना डालती, सेंटर ने भेजा और अधिक भी भेजती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसमें राज्य सरकार को हर तरह से कुछ ना कुछ, कम से कम संविधान के प्रति अपने राज्य को बचाने के लिए, आज सत्ता में और 20 साल बाद क्या होगा, यही लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक, कोई दूसरा आ जाएंगे, ठीक, उसको रोकने के लिए बेहतर है कि इन लोगों को आज संविधान का नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सवाल उठाते हैं, हमेशा ट्वीट बनाते हैं, ट्वीट डालते हैं, वीडियो बना देते थे। आपने एक अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू का वीडियो पोस्ट किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे, जिसके कारण आपके खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। क्या मामला था और क्यों करते हैं सब काम आप? अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े नेताओं के खिलाफ, और ईमानदार नेता, नितिन गडकरी के बारे में हर कोई जानता है कि वो ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति हैं, उनसे लेकर के सबके खिलाफ ना जाने क्या क्या नहीं बोला, झूठ बोला, गलत बोला, सबको गालियां दी, और उसके बाद वो कहते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, मुझे बोलने का अधिकार है, ठीक है, लड़ना है तो सार्वजनिक जीवन में आके लड़ो, ठीक है। लेकिन जैसे ही पंजाब में सरकार आई, वो सार्वजनिक जो सारी बातें कहाँ चली गई, अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा कैसे सामने आया, ठीक है, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिया, हाँ, प्रीति गांधी के खिलाफ किया, तेजिंदर के खिलाफ किया, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे ना। किस लिए किए? क्योंकि हमने उसके खिलाफ ट्वीट किए थे, ठीक है, दिल्ली में कर नहीं पाया, ठीक है, पंजाब में जाकर के किया, ठीक है, पंजाब की हाई कोर्ट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन पर रोक भी लगाई, और उसको माना कि गलत है, ठीक है, तो इसलिए अभी हाई कोर्ट में मेरा मामला लंबित है, ठीक है, इसलिए उस विषय पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट इतना कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल एक धूर्त व्यक्ति है, महाठग है, झूठे हैं, मक्कार है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मैं उनको अभी ये सब तगमे दे रहा हूँ, अवार्ड है ये, उनके लिए अवार्ड है। नहीं तो ये अवार्ड तो मांग नहीं रहे ना, आप दे रहे हैं। नहीं, ये तो दुनिया देश की जनता ने दिया है, मैं नहीं दे रहा हूँ जी, देश की जनता दे रही है। देश की जनता ने उनको दिल्ली की कुर्सी भी दी है। अजी साहब, देश की जनता ने वैगनार पे जब गया था तब कुर्सी दी थी, आज 2-2 करोड़ की गाड़ियों के लिए कुर्सी नहीं दी थी। ठीक है, ग्लॉस्टर में बैठ रहे हैं तो भी कुर्सी अभी मिली। जब आपको जो है मकान दिया, जब कहते मैं 2 कमरे का मकान लूंगा, तब उन लोगों ने कहा था ईमानदार आदमी इसको कुर्सी देंगे, हमें भी लगता कुछ बदलाव करने आया, बदलाव किया उसने, 20,000 गज की जमीन में घर बना लिया, करोड़ों रुपए, 10-10 करोड़ रुपए तो उसके मेंटेनेंस पे जाते हैं, उसमें लगने वाले जितने फिटनेस की मशीनें हैं, उसका 10 लाख रुपए महीना किराया तो उसका बेटा ही लेता है खुद अपने घर में लगाने का, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के कम्बोर्ड, जिसमें बैठ करके वो टॉयलेट करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी थे वो खास आदमी हो गए, 5-5 लाख रुपए के तो स्वीट में रहते थे, होटलों में जाकर के बाहर, और बाहर निकलते थे चप्पल पहन करके, 2.5 रुपए का पेन जेब में लगा के, पैंट में से शर्ट बाहर निकाल करके, और चुनाव के समय अपने लोगों से थप्पड़ लगवा लेते हैं अपने चेहरे के ऊपर। अभी उनके ऊपर पानी फेंक दिया गया। ये सब उन्हीं का काम है साहब, इसी प्रकार का धूर्त व्यक्ति, इसलिए मैंने कहा ना, धूर्त, मक्कार, ये सब बहुत छोटे हैं। ठीक है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनाई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, करोड़ों रुपए खर्च किया, आज भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, एक ईंट लगाई क्या उसके अंदर, जंगल है या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, घर में करोड़ों रुपए लगा करके स्विमिंग पूल बनाया, किसी ने देखा कहाँ है वो? किसी ने देखा कि जिस प्रकार से आपने एजुकेशन सिस्टम में दिल्ली के स्कूलों का जो बखान करते हैं, उसमें 5,000 बच्चे उस कमरे में बैठते हैं जिसमें 1800 बेंच हैं,
मुझे पता है 1800 बेंच पे 5000 बच्चे कैसे बैठ सकते हैं। ये तो बिल्डर से भी ज्यादा खतरनाक आदमी क्या दिल्ली में कोरोना को सही से संभाला गया था? ऑक्सीजन की लाइन बंद कर दी इसने। मेरे तो वीडियो बना करके दिखाया था ना, नजफगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट में वो कहता रहा एसडीएम साहब परमिशन दे दो, मैं तो रोज आपको बड़े टैंकर बना करके यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन दे दूंगा, लेकिन परमिशन नहीं दी। बोले नहीं हम नहीं देंगे, मरने दो लोगों को। दिल्ली की जनता क्यों चुन रही है उन्हें? दिल्ली की जनता नहीं था। दिल्ली में जिस प्रकार से देख रहे हो ना, एक घर के अंदर एक छोटे से कमरे में 40 वोट निकल करके आए, फातिमा सातिमा पता नहीं क्या नाम था, अब्दुल नाम के लोगों के, और रहते हैं नहीं यहाँ पे, ऐसे लोगों की वोटें बनाई केजरीवाल। रोहिंग्या की बात कर रहे हैं आप? रोहिंग्या नहीं, दूसरे मुसलमान भी, मुझे मालूम नहीं रोहिंग्या है या नहीं। रोहिंग्या तो है ही, रोहिंग्या को तो बसाने वाला है। रोहिंग्या को आप देखो ना कितना बड़ा सिस्टम है इनका साहब। दिल्ली में आपको अगर आपके खिलाफ अभी यहाँ कोई मुकदमा हो जाए, मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाए, मुझे बड़े वकील से समय लेने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है। अपना पूरा घर बेचूंगा तब जाकर के वो वकील मेरे लिए पेश होगा। ठीक है। एक कबाड़ी अंसार मंगोलपुरी के अंदर दंगा होता है, सुबह उसके लिए देश के नामी गिरामी 7 वकील, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, 7 बड़े वकील रात को पिटीशन दायर करके सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट खड़े हो जाते हैं। एक कबाड़ी जिसकी औकात 2 रुपए की नहीं है, उस कबाड़ी के लिए इतने लोग खड़े हो जाते हैं। कैसे हो रहा है? कहाँ से आते हैं? खड़े कैसे हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये एक नेक्सस है, नेक्सस। ये इस्लामिक कट्टरपंथियों का नेक्सस है, जिसको बीज बोने का, उसको पोषण करने का हम अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं। वरना ऐसे खड़े हो जाते क्या ये लोग? मेरे लिए तो वकील खड़े नहीं होते। उसके लिए तो आपने कहा कि पश्चिम बंगाल के इतनी सारी घटनाएं हुई, कश्मीर में इतनी सारी घटनाएं, उनके लिए कितनों के लिए वकील खड़े हुए? कौन सा बड़ा वकील निकल करके आया? ये कबाड़ी के लिए वकील निकल किसी ने सुध नहीं ली। जो कहता है कि हाँ मैं गर्दन काटता है, लोगों की गर्दन घुमाता हुआ जाता है, पुलिस वालों पर हत्या हमले करता है, उसके खिलाफ उसके पक्ष में इतने बड़े बड़े वकील खड़े हो गए कि बुलडोजर ना चले साहब, अतिक्रमण ना हटे। ठीक है। तो ये सब एक नेक्सस है, नेक्सस। और ये नेक्सस इतना खतरनाक है कि इसको पार पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत जंग लड़नी पड़ रही है। ठीक। जैसे दैत्य शक्तियां जो होती है ना, वो तेजी से असर करती हैं, और जो देव शक्ति होती है वो धीरे धीरे असर करती हैं। तो ये दैत्य और दानवों की सरकार लोग हैं साहब। ठीक है। ये संगठित गुरु है राक्षसों का। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ अंड बोला, उल जुलूल बोला। कितने बीजेपी के नेता ने एफआईआर कराई उनके खिलाफ? देखो ना, कोर्ट में गए, मानहानि, हमने सरकार का पुलिस का दुरुपयोग नहीं किया। तो उन्होंने दुरुपयोग नहीं, उन्होंने अपने हुए फेक वीडियो के खिलाफ उन्होंने एफआईआर करवाई। नहीं, आप मानहानि का मुकदमा करते हैं जैसे किए हैं। कितनी बार माफी मांगी मालूम है आपको? 19 बार माफी मांग चुका अरविंद केजरीवाल, लिखित में माफी मांग चुका, कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अरुण जेटली जी से मांगी, नितिन गडकरी जी से मांगी, कितने लोगों से माफी मांगी इसने, लिखित में माफी मांगी। ठीक है। तो भैया हम हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करता है ना, सरकार आ गई पंजाब में तो कुछ भी करूंगा। अरे जितने तुमने मेरे खिलाफ 50 पुलिस वाले दिल्ली भेजे, उन पुलिस वालों को ड्रग्स नशे की मुक्ति के लिए लगाते ना, वो तो लोगों को रोका नहीं। पूरा पंजाब नशे में डूब रहा है, उसके लिए तो काम नहीं किया। मेरे खिलाफ भेज रहे हो, 50 आदमी अरेस्ट कर लेंगे। पंजाब तो कन्वर्सेशन में भी घूम रहा है, फिर वो काम तो किया नहीं इसे रोकने के लिए, और यहाँ भेज रहा है मेरे 50 पुलिस वाले भेजूंगा रोज अरेस्ट करने के लिए। भेज दे। ठीक है। दिल्ली चुनाव चल रहा है, होने वाला है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिए हैं। अब बीजेपी से कौन है दिल्ली का उम्मीदवार या चेहरा, सीएम कैंडिडेट? बीजेपी बताएगी ना, बीजेपी बताएगी, लेकिन बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। ये आप कह रहे हो, आप बताइए कोई चेहरा। मैं कैसे कह सकता हूँ? आप कोई चेहरा बता दीजिए। मैं अभी कैसे कह सकता हूँ? मैं तो अभी जो है संगठन में हूँ नहीं ना, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। आप जनता तो हैं, बीजेपी सपोर्टर तो हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और सशक्त इस समय माहौल है। 50 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त आ चुकी है। कारपोरेशन में भी केजरीवाल है, विधानसभा में भी केजरीवाल है, और भ्रष्टाचार का जनक भी केजरीवाल है। तो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी इस व्यक्ति से मुक्ति पाने का ये सही समय है। मुझे जहाँ तक लगता है बीजेपी के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है। ये आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को भी जानकारी नहीं है। आप मुझे संगठन में जिस दिन मेरा पार्टी वापस लेगी तो अपनी राय रखूंगा जरूर। नवीन जिंदल की मुसलमानों से क्या नफरत है? क्या? नवीन जिंदल की मुसलमानों से क्या नफरत है? मेरी तो देखो, मैं किसी भी पंथ या धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्य सनातन का मानता हूँ।
मेरे धर्म, मेरे इष्ट, मेरे भगवान के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा तो मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। मेरी ब्रह्मा जी से लेकर के महादेव ने जब सृष्टि की रचना करी है, ब्रह्मा जी को तय किया, वहाँ से लेकर के और रघुवंशी, सूर्यवंशी और लवकुश तक की हमारी पीढ़ियों के बारे में बता सकता हूँ कि कौन किसकी, पूरी 44 पीढ़ियाँ मैं बता सकता हूँ कौन हमारा वंश बेल क्या है। दूसरे पंथ वाले भी बताएं अगर उन्हें पता हो तो। इतना ही मेरे को कहना है। मैं अपने धर्म को मानता हूँ, अपने धर्म को पूछता हूँ, किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरे धर्म का अपमान करेगा तो जवान खींच करके गले में बांधने की ताकत रखता हूँ। हिंदू सनातन बोर्ड की मांग बहुत संत कर रहा है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल बनना चाहिए। बहुसंख्यक समाज है ना साहब, जो अल्पसंख्यक था वो बहुसंख्यक हो गया। अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत क्या है देश में? बताओ, वो अल्पसंख्यक है क्या? क्या जरूरत अल्पसंख्यक आयोग की? अगर अल्पसंख्यक आयोग के अंदर जरूरत सरकार में आप हैं, पैमाना सेट कर दीजिए। मैं तो सरकार में नहीं हूं, मैं तो बाहर हूं, जब आऊंगा तब बात करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं अंकित भाई, कि जो अल्पसंख्यक में, अगर जो बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक में अभी भी अपने आप को गिनते, उनको बाहर निकालो ना भाई। जो अल्पसंख्यक रह गए उनको दे दो। कई राज्यों में तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तो बोलिए ना अपनी सरकार से। आएंगे तो बिल्कुल बोलेंगे। अभी तो मैं कार्यकर्ता हूँ, आपकी तरह नागरिक हूँ, आज आपके प्लेटफॉर्म पे इसलिए तो बोल रहा हूँ। चलिए, कम से कम आपकी बात वहां तक सवाल उठा दिया, आपने पहुंचा दीजिएगा। ये तो आप ही के माध्यम से पहुंच रही है कि अल्पसंख्यक आयोग की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और अगर अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता है तो उसमें मुस्लिम समाज को रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक नहीं है। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सत्य की बात होनी चाहिए। क्या सनातन पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए? इस्लाम पे चर्चा क्यों ना हो? क्यों सनातन पे करोगे हर बार आप? और कब से सनातन पे चर्चा कर रहे हो? इस्लाम किसका अच्छा? इस्लाम उसका अच्छा जो कहे सर तन से जुदा कर दे। इस्लाम वो अच्छा जो कहे कि जो हमारे अलावा किसी और को पूछे वो काफिर। इस्लाम वो अच्छा जो लोगों की हत्याएं कर दे और कहते तेरे को 72 हुरें मिलेंगी। इस्लाम वो अच्छा जो 9 साल की बच्ची से, जिसको अभी दूध के दांत भी ढंग से नहीं टूटते जाते हैं, उसके साथ वो निकाह करे और उसके साथ रेप करे, उसके बच्चे पैदा करे। इस्लाम कौन सा अच्छा? 3 तलाक देने वाला इस्लाम अच्छा? किस इस्लाम की बात कर रहे हो आप? राहुल गांधी का इस्लाम अच्छा? ये ममता बनर्जी का इस्लाम अच्छा? लालू यादव का इस्लाम अच्छा या अखिलेश यादव का इस्लाम अच्छा? अरविंद केजरीवाल का इस्लाम अच्छा जो मौलाना और मौलवियों को तनख्वाह देता है, मंदिरों के अंदर आज किसी को 2 पैसे नहीं मिलते? किसका इस्लाम अच्छा भाई? और आप हर बार सनातन में क्यों चर्चा करोगे? क्यों करोगे चर्चा? जितनी चर्चा आपने सत्य सनातन पे करी है उसके 10% इस्लाम पे कर लो ना। सनातन पे चर्चा करें, कैसी बात करते हैं आप? कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में है या मुसलमान? वो कैसे खतरे में? मुस्लिम कहते हैं इतने से थे इतने हो गए, अभी भी खतरे में। ऐसा कैसा खतरा भाई? एक खतरा ये, इतने थे इतने हो गए। एक खतरा वो, इतने थे इतने रह गए। तो कौन खतरे में वो आप बताओ मुझे भाई। आपकी संख्या 10 करोड़, ठीक है, बढ़ करके हो गई 25 करोड़। 1 करोड़ से 25 करोड़ होगी, 10 नहीं, 1 थी, 25 करोड़ हो गई, ठीक है। 100 करोड़ वो घट करके रह गए 70 करोड़। तो कौन खतरे में हुआ बताओ? 70 वाला हुआ, 125 वाला हुआ? बताओ ना भाई, कौन हुआ? ठीक है। आप नहीं बोलेंगे। तो इसलिए खतरे में वो जिसकी संख्या कम हो रही है, खतरे में वो नहीं जिसकी संख्या बढ़ रही है। तो बताओ कौन खतरे में हुआ? बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुसलमान बहनों से राखी बंधवाते हैं। आप मुसलमानों के लिए कहते हैं कि इस्लाम पे चर्चा होनी चाहिए। तो मैं गलत थोड़ी कहता हूं। आप भाई मुसलमानों का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं करता विरोध भाई। हम अपनी बहनों का, बेटियों का जैसा सम्मान करते हैं, क्या मुसलमान भी वैसे ही करते हैं क्या? अपनी बहन बेटियों का सम्मान बताओ ना, मुझे जानकारी नहीं, शायद आप सही बताओ। हम अपनी बहन के सम्मान के लिए गर्दन कटवा सकते हैं, वो भी ऐसी करते हैं क्या? आप बोल ही नहीं रहे अंकित भाई, सवाल पूछ रहे। नहीं, वो ज़्यादा बता पाएंगे अच्छे से। तो बस जिस दिन वो हमारी तरह
अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, मैं भी उनकी बहन बेटियों का सम्मान करूंगा, उनसे ज़्यादा उनको अपना बहन से ज़्यादा सम्मान दूंगा, अपनी बहन से ज़्यादा सम्मान दूंगा। लेकिन वो मेरी जिस प्रकार से अपनी बहन बेटियों का हम सम्मान करते हैं वो भी करना सीख लें। क्या करते हैं ऐसा बहन के साथ वो? आपको मालूम नहीं है कि बहनों के साथ शादी कर लेते हैं? आपको देखते नहीं कितने बेटी के साथ शादी कर लेते हैं कि मेरी इच्छा जागी और मेरे को मन किया और मैंने कर लिया और ये हो गया, इसलिए मैंने अब निकाह भी कर लिया। सैकड़ों खबरें आती हैं, अखबार में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि ये उनके धर्म में ऐसा लिखा है। फिर चर्चा किस पे होनी चाहिए? हिंदू पे, इस्लाम पे? बताओ। चर्चा कुरीतियों पे होनी चाहिए। तो कुरीति किसमें से निकल करके आई? उनकी सोच क्या है, ये उनके कुरीति किसमें से निकल के आई? कुरीति की नहीं, उनकी सोच क्या है? अरे उनकी सोच क्या है किसने कि पैदा करी? उनकी सोच में, यानी सोच यानी हदीस, ठीक है, वो किसने लिखी भाई? हम्म सोच कहाँ से आई? हम्म आप मेरे वेदों की बात करते हो, हम्म मेरे ग्रंथों की बात करते हो, हम्म अपने पे भी चर्चा करो, अंदर भी तो झांक के देखो ना यार। हम्म दूसरे घर के बारे में सोचते हो, हम्म अपना घर देखा नहीं। हम्म तो इसलिए मेरे को सनातन पर चर्चा करने में कतई गुरेज नहीं है। 1,00,000 प्लेटफॉर्म पे करने के लिए तैयार हूँ, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे करने के लिए तैयार हूँ। तुम अपने पे भी तो चर्चा करो ना। क्यों चाहते हैं नवीन जिंदल इस्लाम पे चर्चा? क्या कारण? तो सनातन पे चर्चा क्यों? नहीं, चर्चा क्यों सनातन पे हर बार भाई? नहीं, सनातन तो आप अच्छा कह रहे हैं, तो अगर उस मैं पर चर्चा होगी, क्यों बुरा है? अगर उस पर चर्चा अच्छा। होगी तो आगे बढ़ेगा, विस्तार होगा और लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। ऐसा है कि मैं अपने धर्म की 1,000 अच्छाइयाँ बताता हूँ। ठीक है, ठीक है ना? आप भी बताइए ना अपनी 1,000 अच्छी। मैं भगवान श्री राम के आदर्श पुरुष होने का सब प्रमाण देता हूँ। आप भी दे दीजिए ना कुछ प्रमाण। दे दो ना। भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में उनके किए गए कार्यों का हम आदर्श मान करके उनके पद चिलों पे चलना चाहते हैं। आप भी उनसे पहले वाली पीढ़ी के बारे में कुछ बता दीजिए ना। भगवान की हम भगीरथी की बात करते हैं, जो धरती पर गंगा माँ को लेकर के आए, जिस गंगा ने पापों को तार दिया, अविरल जल जिसको पीने से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं, उस गंगा को लेकर के आए, माँ गंगा को, जिसके वेगों को संभालना पृथ्वी के बस में भी नहीं था। तो भैया आपके यहाँ पे कौन क्या लेकर के आया? हिमालय पर्वत की चोटियों को 5 को पीर पंजाल कहने लग गए। तो भैया हमने तो किसी को जाल और पंजाल में नहीं फंसा। मुझे बताओ ना भाई, आप बात करते हो फिर आप अभी फिर वही चर्चा करते हो भाई। जिस समय मुगल थे यहाँ पर, उस समय पटवारी था क्या? उस समय डीसी कोर्ट अदालतें थी क्या? खुद ही जज, खुद ही मुंशी, खुद ही पटवारी, खुद ही डीएम, खुद ही तहसीलदार। तो तुमने सारे मंदिरों के ऊपर जाके मस्जिदें क्यों बना दी भाई? कहीं और बना लेते। पॉपुलेशन ही नहीं थी, जगह जगह पड़ी थी। बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? आपका मानना हो सकता है। अरे तो आप अपने मन से बता दीजिए कि भाई काशी पे भी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर बनेगी, अयोध्या वृंदावन में भी बनेगी। अभी तो संभल में भी आप लोग कह रहे हो कि संभल में भी होनी चाहिए। फिर अजमेर दरगाह पे हो गया, फिर ताजमहल पे तेजो महालय का क्लेम करते हैं, कुतुब मीनार पे क्लेम करते हैं। तो कब तक क्लेम करते रहेंगे वो लोग? उन्होंने 500 साल तक हिंदू धर्म के प्रतीकों को खत्म करने का काम किया। हम तो 50 साल भी, हम तो कानून के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है। अखबारों में पढ़ते हो ना, जहाँ मस्जिद में भगवान विष्णु का मंदिर था दिल्ली में। मैंने अखबार पढ़ते, मैंने सैकड़ों बार खबरें पढ़ी हैं। तो अगर है तो फिर हम भी क्यों ना चर्चा कर ले? भी कानून से तय करा रहे ना हम तो। हम तुम्हारी तरह मस्जिदों के ऊपर मंदिर तो लगा नहीं रहे, गुम्बद हटा करके अपना चढ़ा दिया। लेकिन क्या ये समाज में सौहार्द फैलाएगा? नहीं, लेकिन समाज में सौहार्द फैलाने के लिए बहुत आवश्यक है। मुस्लिम समाज के लोगों को, भारत का तो हिंदुओं का हृदय बड़ा विशाल है, बहुत सहिष्णु है। हम तो जगह दे रहे हैं, तुम कहीं और बना लो। हमारी छाती पे क्यों बनाओगे यार? वो बहुत सारी जगह पड़ी, वहाँ कहीं बना लो, किसने मना किया? काशी में, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, आप पूछो जन्म श्री कृष्ण का कहाँ हुआ, लोग कहेंगे ना मथुरा में हुआ। कहेंगे नहीं कहेंगे? महादेव का प्रकटोत्सव स्थान कहाँ? काशी कहेंगे ना, काशी विश्वनाथ में, ये नहीं कहेंगे? अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ये नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल। तो फिर जहाँ जन्म हुआ वहीं पे तुम मस्जिद को लेके आ रहे हो भाई? चौकीदार था क्या? ठीक है, एक समय था जब बीजेपी और आरएसएस कहती थी कि हमारी 3 आत्मा है, काशी, मथुरा और अयोध्या। क्यों नहीं दे दिया ईमानदारी से? लेकिन अब संभल पे भी बात हो रही है, संभल के जामा मस्जिद पे बात हो रही है, अब अजमेर शरगा, बीजेपी की बात किसी ने मानी क्या? अजमेर दरगाह पे बात हो रही है। तो क्या गलत हो रहा है भाई? चेक करा लो ना।
नहीं, आपको देखो, आप अब 3 से ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनका समस्या ये है। समाज के उनको दिमाग में ये था कि 3 तो आप लेंगे, कौन लेगा? बीजेपी वाले लेंगे। दिया किसी ने? नहीं, कानूनी तो लड़ाई चल रही ना तो फिर कानूनी लड़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं ना। और लेकिन अब हर मस्जिद पर क्लेम करने लगेंगे। अच्छा, हर तो मस्जिद एक समाज में भाजपा कर रही है क्या? नहीं, भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा जैसे लोग कर रहे हैं, भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा के सपोर्टिंग लोग ही कर रहे हैं, जो भाजपा को मानने वाले लोग ही हैं वही कर रहे हैं। देखो यार, आपने कहा कि सत्य सनातन की एक ही संस्था है, वो है भाजपा, तो सत्य सनातन को मानने वाले भी भाजपा के लोग ही हैं। जनेऊधारी तो नहीं है ना? मैं हूं। अरे नहीं भाई, एक जनेऊधारी और भी मैं हूं, मैं वो जनेऊधारी नहीं हूं। वही ना, कश्यप ब्राह्मण तो नहीं हो ना? समझ रहा हूं मैं वो कहीं ईसाई हो जाता है, कहीं मुसलमान हो जाता है, कहीं जनेऊधारी हिंदू बन जाता है। तो उसको भी तय कर लेना चाहिए। जो आजकल अपने आप को भगवान मानता है, जिसको पूजा पद्धति नहीं आती, महादेव की कैसे पूजा करनी है और हनुमान जी की कैसे पूजा करनी है, वो व्यक्ति तो अपने आप को हिंदू नहीं मानता। विडंबना यह है कि बहुत सारे हिंदू आज भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज अगर लोगों की भावनाएं जाग रही हैं, जागृत हो रहा है, और वो फिर भी भारतीय संविधान के अनुसार कानून का पालन कर रहा है, जिस संविधान की किताब लेके लोग चलते हैं, ठीक है, बेशक पन्ने अंदर के खाली हो, लेकिन फिर भी संविधान को मानने वाले लोग संविधान के अनुसार चल रहे हैं, फिर उसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, आप भी कहो कि संविधान के साथ लड़ लो भैया, अगर तुम्हारा है तुम ले जाओ, नहीं है तो दे दो। तो आपका कहना है मुझे कि एक बात अंकित भाई आज तक समझ नहीं आई, फिर आप कहोगे कि मैं विरोधी हूं। मैं कतई विरोधी नहीं हूं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ठीक है, मैं किसी भी धर्म का, पंथ का विरोधी नहीं हूं, ठीक है, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन फिर भी सारी मस्जिदें कब्जे की जमीन पे, सरकारी जमीन पे क्यों बनेंगी यार? उनके जितने पैगंबर या जिनके क्या कहते हैं उनको, आई एम सॉरी, पैगंबर नहीं, कुछ और कहते हैं, मौलवी नहीं, इमाम नहीं, कुछ वो एक शब्द जिसकी जगह जगह पीर बाबा, ठीक है, उनके मजार, हाँ मजार जो बनते पीर, सड़कों पे पुलों के ऊपर क्यों मर जाते हैं भाई? वहीं क्यों बनती है? कुत्ता पेशाब करता है, शर्म आती देखते हुए भी। अरे खरीद करके मंदिर बना दो कहीं, हम मंदिर बोलते हैं, आप उसका कहीं जो इबादत घर है जिसको कहते हैं वो बना लो। क्या मुसलमानों का पैसा नहीं है क्या? पॉपुलेशन इतनी हो गई, कुछ कमाया नहीं, बस यूं ही बढ़ाते चले गए। बनी है ना। वक्फ पे क्या आपका सोचना है? बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड, कोई जरूरत नहीं इस वक्फ बोर्ड की। और है जो 75 साल पहले जो वक्फ बोर्ड में दर्ज था, केवल उतना होने, जिसके बाद बताओ तो मुझे कौन दान करके चला गया। तुम कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो स्कूल कॉलेज खोलते, पैसा होता तो सड़कों बनी पीर की जो दरगाहें हैं वो अच्छी मंदिरों में, अच्छी इबादत घर में तब्दील होती। तब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर कौन दान करेगा उनको? ठीक है, और हिंदू क्यों दान करेगा भाई? ठीक है, उसमें ऐसा क्या देख लिया? बीजेपी ने सारे इलेक्शन रैली में कहा कि हम वक्फ बिल संशोधन विधेयक लाएंगे। सरकार शीतकालीन सत्र आ गया, आने वाला था, टाल दिया। ये टालने की नीति बड़ी गजब की है बीजेपी में। ये बीजेपी के लोग बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बात नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए कि जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है कि वक्फ पार्लियामेंट्री जो बोर्ड की जो बैठक चल रही है, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी की जो बैठक चल रही है, उसके अंदर बहुत सारे दल के लोग अपना भाग रहे हैं। सच्चाई से भागते हैं ना, तप जब होता है तप के अंदर जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल करके भाग जाते हैं। आप कभी हवन करिए, शुद्धिकरण होगी तो आपके यहाँ के बहुत सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। ऐसी जेपीसी में एक हवन हो रहा है वक्फ बोर्ड को निपटाने का, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से छोड़ करके भाग रहे हैं। कौन भाग रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ आजकल। उसका शुद्धिकरण होने वाला है, वो आएगा बिल, कोई रोक नहीं पाएगा, 1000% रोक नहीं पाएगा कोई, और वो आना चाहिए। मेरा मानना है कि 75 वर्ष पूर्व जो भी संपत्ति वक्फ में थी वो उसके पास रहे, बाकी इसके अलावा सब सरकारों में आ जानी चाहिए, वापस राज्य सरकारों के पास आ जाए, बनाए जो। बीजेपी लेकिन टालने की कोशिश बहुत कर रही होती है, पता नहीं, क्योंकि जानती है कि चुनावी मुद्दा है, इसको भाजपा वाले को बुलाना और पूछना, कुछ बता के पता करके आएगा। नहीं, 2 साल पहले आप भी भाजपा में, तब मैंने तब पता कि 2 साल बाद बना है वक्फ बोर्ड के अंदर। नहीं, लेकिन उसमें उस वक्त भी सीए और एनआरसी की बात हो रही थी। तो देखो ना कितने द्वंद्व हुआ सीए एनआरसी के अंदर, किस प्रकार से राज्य सरकारें जो जिसकी आप बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल हो या कोई हो, वो सब कैसे निकल करके आए। दिल्ली में सुनियोजित दंगा किसने कराया? डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो किस प्रकार से दंगे को आग में झोंकने का काम किया, और कौन पॉलिटिकल पार्टी के लोग साथ में थे? उन दंगाइयों के समर्थन में कौन से वकील खड़े हैं? कांग्रेसी खड़े हैं ना, बड़े बड़े वकील, तब भी बेनकाम नहीं होते ये लोग। कैसे निर्लज लोग हैं, मतलब कितनी मोटी चमड़ी है साहब इनकी। कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? आईबी के अफसर की निर्मम हत्या कर देते हैं,
32 टुकड़े करते हैं उसके, 32 टुकड़े, जिसके आधार पर ये सुरक्षा लिए घूमते हैं कांग्रेस के लोग, जितने नेता, जिसके आधार पर राज्यों के अंदर सरकारें बनाने की बात करते हैं, जिसके आधार पर देश की सुरक्षा एजेंसियां देश की सीमाओं को सुरक्षित करती हैं, उसके एक अधिकारी के 32 टुकड़े कर दिए। उसके उस अधिकारी के खिलाफ जिसके 32 टुकड़े हुए, कौन खड़ा है? कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज वकील। आत्मा रोती है कई बार, कैसे लोग हैं। दिल्ली पुलिस किसके अंडर थी सर? सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोटेक्ट देने का काम है, वो आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, दिल्ली में सरकार उसकी है। किसी ने पूछा अरविंद केजरीवाल से, तुमने ये इस आदमी की 32 टुकड़े करने वाले कांग्रेस के जो आम आदमी पार्टी का विधायक, उसकी जमानत कैसे हो गई? ठीक है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं पुलिस तुम्हारे अंडर नहीं थी, गृह मंत्रालय के अंडर। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, इसकी बात करना बेकार है, क्योंकि आने वाले थे, देश के मां ठग मां झूठे व्यक्ति। ट्रंप आने वाले थे, इंटरनेशनल इसको मुद्दा बनाने की साजिश चल रही थी। जब किसको फायदा होता? नहीं, साजिश जब चल रही थी तो क्या ये गृह मंत्रालय को नहीं पता था? देखिए, क्या गृह मंत्रालय मुस्तैद नहीं थी? क्या नहीं पता था कि दंगे हो सकते हैं? क्या अगर पुलिस कंट्रोल में अमित शाह जी के थी तो उन्होंने एक पहली निर्णय क्यों नहीं लिया? अगर नहीं कंट्रोल में, ये किसका फेलियर है सर? अगर नहीं कंट्रोल में होती तो दंगे बहुत होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं दंगे हुए, बहुत हुए। आप बता रहे हैं आप छोटा सा प्रारूप है। हाँ, पूरी दिल्ली को, देश को दंगे की आग में झोंकने का काम कांग्रेस कर रही, गृह युद्ध कराने का काम कर रही है आज भी। तो क्या सेनाओं के अंदर विध्वंस, सेनाओं के अंदर बांटने का काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे, नहीं कर रहे? आप ये मानते हैं कि गृह मंत्रालय का फेलियर है? नहीं, मैं इसको फेलियर नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानता कि घटनाएं 32 टुकड़े हो गए आईपीएस अधिकारी के, तो आप क्यों नहीं मानते फेलियर? मैं इसलिए नहीं मानता कि देश में आतंकवादी वारदातें होती हैं, चाहे कोई भी विकसित देश लगा लो आप, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फेडरल सिस्टम जिसका है, उसके भी आतंकवादी वारदात होती है। लेकिन वो आतंकवादी वारदात होने के बाद आतंकवादियों को पकड़ा जाना, उन्हें सजा दिलाना, ये वहां की सरकारों का काम है। अपराध को आप रोक नहीं सकते, होने के लेकिन बाद अपराधियों को रोकने का काम तो आपका है ना। दंगा होने के बाद चीजें तो बदली जाती हैं सर, लेकिन चीजें कि दंगा होने से पहले जो चीजें बहुत कुछ की जाती है, क्योंकि ये पता था सबको कि ट्रंप आने वाले हैं, इंटरनेशनल कवरेज होगी, ये जानबूझ के किया गया, सुनियोजित साजिश थी। लेकिन सर समस्या इस बात की होती है कि जब ये पता था कि ये हो सकता है, यहां पर धरना हो रहा है, कहां पे, उसके बाद भी देखिए धरना कहां था, उसके बाद भी धरना था ओखला की तरफ, ठीक है, धरना था, ठीक है, अल्लाह कॉलोनी, मुल्ला कॉलोनी, कालंदी कुंज, इसके आसपास जो भी था, ठीक है, और भी कुछ जगह था, उस एरिया के अंदर सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद थी, ठीक है, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ पे उम्मीद थी कहीं कहीं दंगा होगा, वहाँ भी मुस्तैद थी। किसी एक जगह तो घटना हो ही जाती है, ठीक है, वो घटना यहाँ हुई, उस घटना के अंदर वो कामयाब हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि सुरक्षा एजेंसी फेल हो गई। ठीक है, आप देश की सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए भाई। नहीं देश की मैं फिर कह रहा हूं, वो बहुत ईमानदारी से, तत्परता से और निष्ठा के साथ काम करती है। देश की सुरक्षा एजेंसियों पे बिल्कुल, वो तो साहब देश के गद्दारों की भी सुरक्षा करती है, जिसको सरकार कह दे। उनके ऊपर कोई आप जो कश्मीर के आतंकवादी देश के अंदर रेड कारपेट बिछा करके इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों से मिलने आते थे, उनको भी सुरक्षा देती थी। क्योंकि सरकार की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारों की बात कर रहा हूँ, उनका नाम भी जिब्बा पे लेना जिब्बा का टेस्ट खराब करने के बराबर है। लेकिन ऐसे लोगों की भी सुरक्षा करती है, क्योंकि सरकार ने कह दिया। वो सुरक्षा एजेंसी के लोगों ने जितना हो सकता है, मानव है, ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे काम किए हैं। ठीक है, लेकिन जो आदमी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, उस आईबी का अफसर अपने घर पे रह रहा है, जिसको रोज सुबह सुबह लोग भाईजान नमस्ते करते हैं, वही भाई भाई करके चारा बना के उसे 32 टुकड़े कर दिए। फिर आप कहोगे भाईचारा बताओ, फिर आप कहते हो कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं, फिर आप कहोगे कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता भाई, लेकिन जो ऐसी वारदात करते हैं वो एक ही कौम से क्यों निकलते हैं मैक्सिमम? ये तो सवाल पूछा ही जाएगा ना। अगर ये सवाल गलत है तो कहो कल से पूछना बंद कर दीजिए। 26 जनवरी में सर किसान आंदोलन में हुआ जो नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों के नाम पर लाल लोगों ने जिस प्रकार से लाल किले पर जो हुआ, दिल्ली में घुस आए किसान और जो उपद्रव मचा, दिल्ली पुलिस के लोगों को मारा गया दबा करके, उसमें भी सर किसी और का फेलियर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कुछ मैं मानता हूं कि हर जगह पर सरकार का फेलियर नहीं, लेकिन कुछ अधिकारी मानते काम तो आपने मैंने करना है, अधिकारियों ने करना होता ना, उसके अलावा एक्शन भी लिए गए।
बहुत सारे एक्शन हुए। सर ये तो है कि जब लेकिन कोई फिर भी- आदमी अच्छा लेकिन कर फिर रहा है भी- तो उसके सर पे ताज रहेगा। नहीं आप ताज तब भी नहीं रहता, कप्तान साहब के, तब भी नहीं और रहता। जब कुछ गलत फेलियर हुआ तो हवलदार ने गलत किया। तब भी नहीं रहता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसके पीछे इंटरनेशनल साजिश, कांग्रेस के साथ कौन खड़ा था? मियां खलीफा। नाम बताना, मेरे से नाम मत पूछेगा, फिर कहोगे आप ऐसे ऐसे नाम बोल रहे हैं। कौन है मियां खलीफा सर? ये तो राहुल गांधी बेहतर बता सकते हैं, उनका समर्थन कर रही थी वो। अच्छा। एक बार जब भी कभी कांग्रेस के लोग आए उनसे पूछिएगा जरूर कि राहुल गांधी जी अक्सर उनके बारे में, उनके भाषा को मियां खलीफा आप कैसे जानते हैं देखते मियां खलीफा कौन है? राहुल गांधी ने कुछ बताया है मुझे, उसके बाद आपके मीडिया के साथियों ने बताया ना, मैंने अखबारों में पढ़ा है। ठीक है। लेकिन जितना कैसा लगा जान करके उनके बारे में? आपने लिखा, आप जो आपने लिखा वो आप ही जानते हो, मैं तो सुनने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं, आपको कैसा श्रोता लगा? हूँ। एक श्रोता को कैसा लगा? श्रोता को लगा कि दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनीतिक लोग अपने लोगों पर विश्वास नहीं करते और देश के उन लोगों, इस देश की रिहाना ने भी ट्वीट किया था। रिहाना ने भी किया, उन लोगों पर जाकर के विश्वास करते हैं जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उस दिन लगा कि कैसा राजनेता है यार, सत्ता पाना चाहता है हिंदुस्तान की, और समर्थन मांग रहा उन लोगों से जिसका हिंदुस्तान की माटी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कैसा नेता है भाई? इस देश की प्राचीर पर लाल किले के अंदर दंगा झंडा तिरंगा का अपमान करने वाले खालिस्तानियों के समर्थन में खड़ा है। ये कैसा आदमी है जिसके समर्थन में 2-2 करोड़ के क्रिमिनल भाषण दे रहे हो और उसको मीडिया दिखा रहा हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो जो है आपका पप्पू यादव हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे लोग जिनकी अगर ईमानदारी से मेरे को थोड़ा बस कानून का अधिकार दे दिया होता, लोग जेल में सड़ रहे होते। ये देश का संविधान बनाने लायक नहीं, संसद में जाने लायक, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे पप्पू यादव हो। लेकिन फिर भी वैसे ये लोग, सुनने में आता है कि खालिस्तानी बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। अच्छी बात है अगर डरते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, सुनने में आया कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी बहुत डरते हैं। मेजर गौरव आर्या, शायद आप जानते होंगे। हाँ, अभी जर्नलिस्ट है ना। हाँ, नहीं वो मेजर थे और अब इस वक्त अपना डिजिटल पे प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि खालिस्तानियों की, शब्द कोट करता हूँ, कि खालिस्तानियों की फटती है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। उनके पास कोई अगर मेजर है या उनके पास साथियों ने किसी ने बताया होगा तो अच्छी बात है, मेरी जानकारी नहीं है। तो आपका क्या मानना है? लॉरेंस बिश्नोई जो काम कर रहा है बढ़िया कर रहा है या वैसे ही बेकार कर रहा है? देखिए, मैंने किसी भी अपराधी जो जेल में बंद है उसके क्रियाकलापों का कोई आकलन नहीं किया और मैं करता नहीं हूँ। मेरे देश की सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। खालिस्तानियों की नाक में नकेल भी डाल रखा है, और वो भी जबकि सब जानते हैं किस प्रकार से कनाडा के अंदर खालिस्तानियों को पोषित और पुष्पित किया जा रहा है, पल्लवित किया जा रहा है। वो भी तब जब हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य की सरकार खालिस्तानियों की समर्थन में चल रही हो। वो खालिस्तानी आतंकवादी के पास ही तो अरविंद केजरीवाल रह के आए थे ना, वीडियो और फोटो वायरल कर दिया आप सब लोगों ने। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अंकित भाई कि सत्ता पाने के लिए आप देश के दुश्मनों के पास जाकर के नतमस्तक मत होइए। देश की जनता पर विश्वास करिए, उनके लिए बात करिए, उनके लिए काम करिए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति इस समय राजनीति में विष घुल गया है, इसका एक पूरा सर्जिकल पोस्टमार्टम होना चाहिए, पूरी सर्जरी होनी चाहिए, सफाई होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस बार देश की जनता कर रही है। देश की जनता को समझ में आ गया कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। देश की जनता को समझ में आ गया कि एक रहेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे। देश की जनता को कि हिंदुओं को? वो देश की जनता ही तो है ना। आप हिंदुओं को अलग क्यों निकाल के फेंक रहे हो भाई? बटेंगे तो कटेंगे किसके लिए दिया गया है? सनातनियों के लिए दिया गया और उनके लिए भी दिया गया जो देश के हित में। सनातन विश्वास कौन करता है? आप और आपने, हम सब करते हैं। आप, हम, हमारे श्रोता जो देख रहे हैं करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन आप जिसके खिलाफत की बात करते हैं, किसकी खिलाफत की? जिसके लिए आप कहते हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो शायद नहीं करते हैं। तो आप हम पे चर्चा करो तो फिर हम ठीक, और दूसरे पे हमने मांग कर दी तो हम गलत। तो बटेंगे कटेंगे नारा चुनाव में क्यों दिया जाता है? तो बटना नहीं चाहिए ना। देश के हित में रहो, वो राष्ट्र के हित में रहो। नहीं बटेंगे। आप मुसलमान सीट से हिंदू जीत करके आया नहीं आया महाराष्ट्र के अंदर? कैसे जीत के आया? सबको समझ में आ गया कि इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों की साजिश में नहीं फंसना। आपके जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं, उनके चक्कर में नहीं फंसना। वो नहीं पटेंगे। पिछली बार 1-1 लाख रुपए का कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने बॉन्ड भराया था। जैसी चुनाव में दुख खत्म होंगे, अब सबके खाते में 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। मिला किसी को? सबको समझ आएगा कि भ्रष्ट लोग हैं, झूठे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, नकारा लोग हैं। राजनीति में इनका कोई स्थान नहीं। राहुल गांधी ईमानदारी से कारपोरेटर बनने लायक नहीं है, देश का अपोजिशन लीडर बना हुआ है। दुर्भाग्य है। झारखंड में क्यों हार गए सर?
बहुत सारी बातें ना, मैंने फिर कहा, बहुत तेजी से नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। झारखंड एक आदिवासी राज्य है, काफी बढ़िया ठीक है। मुझे वहाँ भी लगता है नारा दिया गया कि था कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ पे आदिवासी नहीं बटे। नहीं बटे। हम लोग जो है कई बार अपनी बात बहुत जल्दी नीचे तक नहीं पहुंचा पाते, समय लगता है। महाराष्ट्र में तो डिजिटल पावर बहुत अधिक है, लोग अलर्ट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, लोगों तक अप्रोच है, वो जल्दी लोगों तक हम बात पहुंचा पाए। मुझे लगता है कि भाजपा वहाँ तक बहुत बात नहीं पहुंचा पाई झारखंड में, अगली बार तक पहुंचा देगी। सीएम कौन होगा सर महाराष्ट्र का? मैंने सुना है शायद तय हो गया है, मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं संगठन में नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है। शिंदे जी तो गाँव भाग गए अपने। क्या चले गए? गाँव भाग गए अपने। मुझे जानकारी नहीं है। उनको पता है कि 5 को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि जो बताया मुझे, सच में आपने बताया, मुझे अभी ये भी नहीं पता था 5 का शपथ ग्रहण समारोह है। चलिए ठीक है। क्या हिंदू अब एकजुट हो चुका है? मुझे लगता है जो नहीं हुआ होना चाहिए, सभी सनातनियों को एकजुट होना चाहिए। हिंदू क्यों भाई, सिख भी तो हिंदू के परिवार का बड़ा बेटा सिख हुआ करता था ना, मदन लाल खुराना जी का बड़ा भाई सिख था ना। क्या आप मानते हैं कि अब जो सिख देश के लिए अच्छे थे या अच्छे हैं, उनको भी खालिस्तानी भरमाने की कोशिश कर रहे हैं? मुट्ठी पर लोग हैं खालिस्तानी, आज भी सिख माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मैंने कहा ना, हिंदू परिवार का बड़ा बेटा सिख हुआ करता था, और आज है ना, वो वंश खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए सभी सनातनियों को एक साथ आना चाहिए। तो हिंदू परिवार का बेटा मुसलमान नहीं है? किसका? हिंदू परिवार का बेटा मुसलमान नहीं है? कई जगह जरूरी नहीं कि रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत रहे, कमजोर भी होती है। ठीक है, होती तो है, हड्डी मुड़ भी जाती है, और मुड़ जाती है, और कोई मुड़ने के बाद दबाव में दूसरे तरफ चला जाए, अपने धर्म को परिवर्तित कर ले, तो वो व्यक्ति, मैं फिर कहूँगा, वापस घर वापसी कर ले, ज़्यादा अच्छा है। वहाँ कुछ नहीं रखा, जहाँ अपने परिवार का सम्मान नहीं, वो बेचारा वहाँ जाके क्या करेगा। भ्रमित नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं रहना चाहिए, सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने मुगलों का अत्याचार सहे, प्रताड़ना सही, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। आपको याद होगा कश्मीर में ऐसे कितने सारे लोगों से मेला उठवाया उन्होंने, जिनको दलित कहते हैं। वो हिंदू हैं, सम्मानित हिंदू, जिन्होंने मुगलों के अत्याचार सहे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैं उनको सम्मान करता हूँ, और यही कारण था कश्मीर में उनको मत डालने का अधिकार नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तब जाकर के 370 हटने के बाद वहाँ पर उनको भी मत का अधिकार मिला है। तो इसलिए गैर सनातनियों को जोड़ना चाहिए भाई, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये आपका अच्छा लगा मुझे कि अगर कोई समर्थन में बात होती है तो बीजेपी समर्थन की बात आप कर देते हैं, लेकिन जब कोई खिलाफत होती है तो आप कहते हैं कि हम बीजेपी के अंग हैं ही नहीं। तो नहीं, इसका उत्तर ये तो मैं देश के प्रधानमंत्री की बात बता रहा हूँ। नहीं, इसका मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप बीजेपी के किसी नेता से पूछिए। लेकिन जब आप बात करते हैं समर्थन की, तो बोल देते हैं कि बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई। कई फैसले की आप बात कर रहे हैं, आप जो है ना एक स्ट्रेटेजिकल योजना की बात कर रहे हैं, वो योजना का हिस्सा मैं नहीं हूँ, 2 साल पहले था। हाँ, जिस दिन मैं वापस आया मैं आपको यकीनन बताऊंगा, पक्का मेरा दावा, पूछेगा मैं बताऊंगा। चलिए शॉर्टर नोट पे, लाइटर नोट पे पूछता हूँ मैं आपसे कि दिल्ली में इस बार क्या बीजेपी आने वाली है? मुझे तो लगता है भाई, दिल्ली की जनता चाहती है कि इस बार केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी से मुक्ति पाले। भ्रष्ट आदमी है। ऐसा कुछ 3-4 मुद्दे बताइए जिस पे बीजेपी आ सकती है। देखो, दिल्ली के अंदर आज भी बिजली का बिल हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं। किस बात का टैक्स लगा रहा है भाई? एजुकेशन के नाम पे, किस किस के नाम पे? अब कोरोना खत्म हो गया तब भी टैक्स जा रहा था, अभी भी जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बिजली का बिल जितना है उससे कई गुना ज्यादा तो टैक्स में वसूल रहा है। दिल्ली को पीने का पानी नहीं मिलता, सड़क कहाँ घुस जाए, चलती हुई गाड़ी कब जमीन में समा जाए, अभी बहुत दिक्कत, किसी को पता ही नहीं। शॉर्टेज हुई थी, पानी का किल्लत बहुत ज्यादा, पानी की किल्लत, पानी का स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बेनता है, लोग सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली के अंदर स्कूलों की स्थिति मैंने आपको बताई, मेरे साथ चलिए जिस भी दिन, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के, देश के सारे मीडिया वाले सबसे कहता हूँ, बाकायदा मुझे ट्वीट करें ताकि सार्वजनिक क्षेत्र पर लिखा रहे, और मैं उनको स्कूल लेके जाऊँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितने स्कूलों में वो कहेंगे मैं वहाँ लेकर के जाऊँगा, मैं दिखाऊँगा। दिल्ली सरकार ने स्कूल बनाए हैं, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, एडमिशन है जिनका वो है 5000 लग के आसपास, बैठने की स्थिति है 1800-1900। प्रिंसिपल से पूछा कि भैया इतने बच्चे हैं इसके अंदर, 1800 बेंच बैठने वाले हैं, तो ये बच्चे कहाँ बैठते हैं? बोले तो आते इतने हैं जी,
छुट्टी पे रहते हैं। बच्चों से पूछो, बोले हमारा तो 3 दिन बाद नंबर आता है स्कूल जाने का। जिसका एजुकेशन डायरेक्टर जिस सरकार का, ये कहता हो क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिख दो हम पास कर देंगे। क्या बना रहा है? 12 साल बाद देश की एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाएगी जब ये 12वीं पास करेंगे, कंपटीशन नहीं पास कर पाएंगे तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होंगे फिर ये कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे। कौन होगा इसका दोषी? अब दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, दिल्ली के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, दिल्ली के अंदर स्कूल के नाम पर मैंने बताया क्या खेल खेला जा रहा है। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट के नाम पर सड़क का पैच करते हैं, विज्ञापन देते हैं बड़ा बड़ा हमने ये कर दिया। दिल्ली के अंदर मौलाना और मौलवियों को पुष्पित पल्लवित करने का काम केवल ये सरकार कर रही है तनख्वाह दे करके, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रही है। मुझे बताइए दिल्ली का विकास क्या किया? विनाश की तरफ ले गई दिल्ली को। दिल्ली में कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। स्थिति इतनी भयावह है कोई आपको बता नहीं सकता। तो आपको मुद्दे चाहिए, मुझसे जितने मर्जी मुद्दे लिखवा लो। ये बताओ केजरीवाल ने किया क्या ब्लेम के अलावा? कुछ काम किया है क्या? सिर्फ ब्लेम के अलावा आप एक काम बताओ बेस्ट ये काम किया। हेल्थ व्यवस्था ये है कि 2026 का 24 चल रहा है, पंत में चला 2026 की रिपोर्ट मिलेगी इसमें लाना ऑपरेशन करने के लिए। 26 तक आदमी बचेगा क्या? हॉस्पिटलों के अंदर मशीनें, टेस्टिंग मशीनें खराब पड़ी हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में एक डॉक्टर 800 मरीज देखता है। मुझे बताइए कैसे देख लेगा भाई? 8 घंटे में 800 मरीज, उसकी रिपोर्ट भी लिख देगा। एक को देखने में 5 मिनट तो लगेंगे, 4 मिनट किसी को। केवल भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार और कुछ नहीं, और झूठा प्रचार। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है अरविंद केजरीवाल। मुझे 5 चीज बता दी अरविंद केजरीवाल ने, ये बहुत बढ़िया है, इसलिए वोट मिलना चाहिए। शिक्षा में सुधार बताया मैंने, शिक्षा सुधार इतना अच्छा बताया। सुधार लाने के लिए कॉलेज बंद हो गए, 4 कॉलेज बंद हो गए। स्कूल मैंने बताया कि कैसे खोला है। 2 स्कूल बिल्डर ने बना दिए, अच्छे फ्लैट बनाकर आगे कचरा दे दिया, बिना सरिये के मकान बना दिए। वही स्थिति इसकी है। कल आप में अवध ओझा शामिल हुए हैं। अवध ओझा IAS की ट्रेनिंग कराते हैं, उसके टीचर हैं। उन्होंने शिक्षा मुद्दे पर बात की है कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। कैसे देखते हैं आप इसको? कुछ IPS भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए थे, IAS भी ज्वाइन किए थे। कुछ समय बाद भ्रम टूट गया, बाहर निकल गए। जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई वो बचा नहीं एक, सब बाहर हो गए केजरीवाल के अलावा। किसी को निकाल दिया, को निकल गए। अच्छा, अवध ओझा का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को ही लपेट रहे हैं। मैंने वो वीडियो ट्वीट किया है। हाँ, लपेटे में ले रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसा भी है, मतलब कि अरविंद केजरीवाल, अवध ओझा अपॉर्चुनिस्ट की तरह काम नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं करें। क्या इसके आने से क्या दिल्ली की जनता थोड़ा सा जुड़ेगी क्या? किसके? अवध ओझा के आने से? हाँ, दिल्ली की जनता जो अच्छा, अवध ओझा का नाम आज से पहले कितने लोग जानते थे? और जो जानते हैं उनके सच्चाई जान के वो तो वो जानते थे जो केजरीवाल के विरोध करते हैं। और वो उसकी ढपली बजा रहे हैं। उनको लगता है कि विधानसभा को चुनाव बन के विधायक बन जाएंगे, माननीय बन जाएंगे, सम्मान भी खो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हमारे नवीन जिंदल जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की और अपना वो दर्द बताया जो उनको उस ट्वीट से मिला। और लगभग बीजेपी का अब न होकर के फिर भी वो बीजेपी का हिस्सा हैं, अपने दिल से हैं, अपनी आत्मा से हैं और अपने शान से हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके नवीन जी। और आशा करते हैं कि जल्द ही भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे और आपको न्याय मिलेगा। भगवान अच्छा ही करते हैं, बुरा करते नहीं, इसलिए तो भगवान है वो। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।